मॉर्निंग, मैं कुंदन कुमार, सेंट्रल साइंस IIT मेडिकल केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बेसिकली क्लास 8 का टॉपिक है और ये 10th में भी है, ठीक है। तो दोनों क्लास के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि मैटर क्या होता है, ठीक है, बिकॉज मैटर को ही हमने आगे डिवाइड किया है मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं ये मैटर क्या होता है? बताइए, सोचिए थोड़ा, मैटर क्या होता है? मैं आप लोगों को बताता हूं मैटर क्या होता है। एनीथिंग, कोई भी ऐसी वस्तु, ठीक है, एनीथिंग दैट टेक प्लेस एंड दैट हैज सम मास, ठीक है, जो कोई एरिया को ऑक्युपाई करे वो और उसके पास कुछ मास हो, ठीक है, वैसा ऑब्जेक्ट जो किसी एरिया को ऑक्युपाई करे, दैट मीन्स अगर हम उसे कहीं रखें तो वो कुछ स्पेस कवर करे, उसका कुछ वॉल्यूम हो स्पेसिफिक, और देन उसका कुछ अपना एक स्पेसिफिक मास हो, ठीक है। एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस, दैट कॉल्ड मैटर, ओके। तो मैटर हमारा क्या हो गया? जिसके पास कुछ स्पेस हो, जो कोई स्पेस टेक प्लेस करे, और जिसके पास कुछ मास हो। ये दो चीज हम लोग समझ गए कि मैटर क्या होता है। अब मैटर के बारे में क्या करने वाले हैं कि मैं आपको थोड़ा सा इसके साइंटिफिक व्यू पे लेकर चलूंगा कि मैटर से हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मेटल को, नॉन मेटल को, और कैसे हम लोग मैटर से आगे पहुंचे एटम की थ्योरी पर, ठीक है। तो हमारे यहाँ साइंटिस्ट जो थे जैसे कि जॉन डाल्टन, उन्होंने हमें थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जिसे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया था, डाल्टन ने हमें बताया था कि कोई भी हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उन्हें हम एटम कहते हैं, ठीक है। ये हमें डाल्टन ने बताया था, और जिसे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे और रिसर्च हुआ, फिर फर्दर रिसर्च हुआ, और फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, मतलब आए नहीं, वो थे नील्स बोर। नील्स बोर ने हमें क्या बताया? नील्स बोर ने हमें किसी भी मैटर का, दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट का उन्होंने हमें स्ट्रक्चर बताया। उन्होंने बताया कि जो हमारा मेटल है या फिर हमारा नॉन मेटल है, मतलब कोई भी मैटर है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसकी संरचना क्या होगी, उसके इनर स्ट्रक्चर क्या होंगे, वो किन किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इन सभी चीजों को हमारा जॉन डाल्टन ने नहीं बल्कि नील्स बोर ने बताया। जॉन डाल्टन ने सिर्फ हमें ये बताया था कि कोई भी जो मैटर है वो हमारा एटम से मिलकर बना हुआ है, जो स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग एटम कहते हैं। और नील्स बोर ने उसे फुल्ली डिफाइन किया कि स्ट्रक्चर जो है हमारा उनका क्या होता है, किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो नील्स बोर ने स्टार्टिंग में नील्स बोर ने बताया कि कोई भी हमारा जो मैटर है, आइदर वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, वो बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हम लोग पहले भी पढ़ेंगे, पिछले क्लास में भी 9th वाले स्टूडेंट्स भी पढ़े हुए, पहले 7, 6 से सब तक ये जानते होंगे, ठीक है। तो 3 पार्टिकल वो क्या क्या है, तो उसे हम लोग रिमेंबर करने के लिए किसी तरीका रखेंगे पेन। जैसा ये आपने पेन देखा, पेन, PEN, पेन, ठीक है। P4 हमारा क्या हो गया? प्रोटॉन, ओके। E4 हमारा इलेक्ट्रॉन, एंड N4 हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, ओके। 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पेन से रिमेंबर भी कर सकते हैं, PEN पेन, प्रोटॉन, P4 प्रोटॉन, E4 इलेक्ट्रॉन एंड N4 न्यूट्रॉन, ओके। और ये जो तीनों पार्टिकल थे उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहां पर हमारा जो मैटर है, या फिर चाहे वो नॉन मेटल या फिर मेटल, जो भी हमारा मैटर है उसके इनर स्ट्रक्चर में प्रोटॉन्स कहां होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहां होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, इन सभी चीजों को नील्स बोर ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। मैं आज आप लोगों को इन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि किस टाइप से हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारे मैटर में, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये जाने पढ़ने वाले हम लोग मेटल और नॉन मेटल, बट थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ एक लेंगे कि हमारा मैटर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तब फिर अच्छे तरीके से मेटल को समझ पाएंगे और अच्छी तरीके से हम लोग नॉन मेटल को समझ पाएंगे, ठीक है। तो उन्हें अच्छी तरीके से समझने से पहले ये जरूरी है कि हम मैटर का स्ट्रक्चर को पढ़ें, ठीक है। देन आफ्टर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आने वाला है। तो ये चीज हमें याद होगा कि P N पेन, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन, एक चीज मैं आपको और शॉर्ट में बता दूं कि प्रोटॉन जो हमारा होता है पी फॉर प्रोटॉन, पी से क्या चीज होता है प्रोटॉन, ठीक है। दूसरा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है हमारा निगेटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, दैट मींस इस पे जीरो चार्ज होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ स्ट्रक्चर पे कि किस टाइप से जो ये हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नील्स बोर ने जो हमें बताया था, तो नील्स बोर ने बताया कि हमारा जो एलिमेंट होता है, ठीक है, हमारा जो एलिमेंट होता है कोई भी मैटर है वो सेंट्रलाइज होता है, मतलब कि उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो हमारा इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दैट मींस यहाँ पर न्यूक्लियस में जो हमारा है वो कौन सा पार्टिकल्स होते हैं, पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल, दैट मींस ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ठिकाना हमें मिल गया, वो कहाँ होते हैं। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का ठिकाना कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे के लिए इन्होंने कोई ऐसा स्पेस नहीं बताया या फिर रियलिटी में होता भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो हर जगह मूव करते रहते हैं और हर एलिमेंट, हर मेटल, नॉन मेटल के केस में मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो हमारा चेंज करते रहता है। मतलब कि कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी का एटॉमिक नंबर 12 है, 13 है, 14 है, तो मतलब हर एलिमेंट में वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कितने मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में घूम रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले ब्रीफ बता देता हूँ, फिर हम लोग एलिमेंट्स पर भी जाएंगे। ये देखिए इसके बाहर जो होता है ये सेल होता है, ठीक है, ये हमारा सेल होता है, इस टाइप से सेल्स बने हुए होते हैं, ओके। और इस टाइप के सेल्स में जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, यहाँ पर न्यूक्लियस में हमारा सेफ हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, वो हमारा मूव कर रहा है सेल्स में। दैट मीन्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मीन्स हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, बस आप उतना याद रख लो यहाँ पे कि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन जो होगा ये वाला, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले सेल में होगा, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस सेल में ये मूव करेगा। दूसरा वाला जो हमारे सेल है, ठीक है, उसमें हमारा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये हो गया, ओके। और जो बचा एक इलेक्ट्रॉन वो हमारा इससे जो आउटर वाला सेल होगा वहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक चीज आपको मैं बता दूं, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो हमारे सारे बने हुए हैं ये हमारे होते हैं सेल्स या फिर ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है, सेल या फिर ऑर्बिटल भी कहते हैं। और इसमें भी ये इनर सेल हो गया, और ये जो मेरा सबसे बाहरी वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे आउटर सेल जो है ये हमारा सबसे बाहर वाला सेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, ठीक है, या फिर आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट सेल, ओके। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो भैया हम लोगों ने ये देख लिया कि किस टाइप से हमारा जो मैटर है, कोई भी या तो वो मेटल है या फिर नॉन मेटल, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब हम लोग मैटर को समझ लिए बहुत ही अच्छी तरीके से, हमने डाल्टन की थ्योरी को भी समझा, हमने नील्स बोर के स्ट्रक्चर को भी समझा, दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। डाल्टन ने एक बार रिकॉल कर दो आपको, डाल्टन ने क्या बताया एटॉमिक थ्योरी के बारे में, कोई भी मैटर है हमारा वो किन से मिलकर बना हुआ है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम लोग एटम कहते हैं। उसी चीज को नील्स बोर ने बताया कि जो हमारा एटम होता है
वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फिर न्यूट्रॉन कहते हैं। ओके, उनके स्ट्रक्चर का जो बोर्ड ने बताया कि किस टाइप से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब उनका परफेक्ट एड्रेस क्या है, वो होते कहां पर है, वो रहते कहां है। जैसे कि हम और आप, हमारा एक एड्रेस होता है ना, एक एड्रेस होता है ओवरऑल क्या कि भाई इस इलाके में रहता है, इस कॉलोनी में रहता है, लेकिन वहां पे भी स्पेसिफिक अगर हम बताते हैं कि हाँ वो उस कॉलोनी के उस क्वार्टर नंबर में रहता है। ओके, इस टाइप से हुआ हमारा कि हम तो सभी जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, वो पार्टिकल्स है और वो मैटर के इनसाइड होते हैं, उनसे मिलकर हमारा जो है एटम बनता है। बट यहाँ पे न्यूज बॉर्ड ने हमें बताया क्या कि न्यूक्लियस जो होता है वहां पे हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाकी जो सेल्स हैं या फिर इनर सेल, आउटर सेल, सभी में क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, देखिए अब मैंने आपको वैलेंस सेल बता दिया। एक चीज आप और याद रखिए ना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है, जो सबसे बाहरी सेल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये चीज बताएंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में ये टर्म यूज करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई समझना नहीं आती है, बस याद रखना है आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमें समझ में आ गया। अब हम चलेंगे किस पे, मेटल पे। अब हम चलेंगे मेटल पे, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेटल के बारे में ब्रीफ पहले आपको बता दूं। मेटल पे हम पढ़ेंगे मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर हम नॉन मेटल पे जाएंगे, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये चीज बताने के पीछे मेरा रीजन ये था कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मेटल और नॉन मेटल की, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। बिकॉज जब भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो उसमें हम लोग वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इस पर डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता क्या है, कहां कहां इसके यूजेज है। ठीक है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। और अगर ये चीज आपने समझ लिया तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेटल एंड नॉन मेटल पे। ठीक है, इसको आप लोग फटाक से नोट कीजिए। देख सकते हैं आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसमें हमारा स्पेस कम है। ठीक है, तो हम लोग चार चार करके पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। एक आप यहां पर लिख लीजिए, लस्टरस। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहले इन चार को कवर करते हैं, उसके आगे और भी हमारे सोनोरस होते हैं और भी बहुत कुछ है, हम लोग बताएंगे सब। ठीक है, पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है हमारा, सॉरी मेटल जो है हमारा, अब हम लोग मेटल पे आएंगे, मैटर खत्म, मेटल पे आएंगे। मैटर जो है वो मेटल और नॉन मेटल में हम लोग उसको डिवाइड किए। ठीक है, कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है। तो अब मेटल को हम लोग कैसे पहचान करें, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग फिजिकल पढ़ेंगे। पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है हमारा मलेबल। ठीक है, मेटल जो है हमारा, बहुत लोग कहते हैं कि मेटल हमारा क्या होता है, मलेबल होता है, ये प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं मलेबल होता है प्रॉपर्टी, ये है हमारा। अब मलेबल क्या है, मलेबिलिटी होता क्या है, ये चीज पहले आप लोग समझेंगे। कौन कौन से मेटल जो होते हैं वो जो बहुत ज्यादा मलेबल है। ठीक है, तो मलेबिलिटी क्या है, मलेबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, मलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। ठीक है, जिसे या फिर जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, किसी भी मेटल की हम लोग फिक्स बना सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं मेलेबिलिटी। ओके, मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी थ्रू विच वी कैन ड्रॉ सीट ऑफ एनी मेटल। ठीक है, हम लोग किसी भी मेटल का जो है सीट बना सकते हैं, किसी भी मेटल को पतले सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी होती है। ये एक मेलेबिलिटी उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी भी मेटल का हम लोग क्या कर सकते हैं, सीट्स में कन्वर्जन कर सकते हैं, किसी भी मेटल को हम लोग सीट बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा। अब देखो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो मेलेबल है, मतलब कि बहुत मैक्सिमम मेटल मेलेबल है, मगर उसमें कुछ बहुत ज्यादा है। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे मेटल जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम का शीट बनाना बहुत ईजी होता है, ठीक है, और उन्हें उनकी मेलेबिलिटी क्या होती है, वो ज्यादा होती है, ठीक है। उसी तरह एयू है, एजी है, ये सभी मोस्ट मलेबल है। जैसे कि मोस्ट मलेबल मेटल तो मैं एग्जांपल अगर दूं तो हमारा एल, एयू, एजी, ठीक है, एल फॉर एल्यूमिनियम, एयू फॉर गोल्ड एंड एजी फॉर सिल्वर, ठीक है। ये सभी जो मेटल है ये मोस्टली मलेबल है, मतलब कि इनकी जो मलेबिलिटी है वो हाई होती है। इनकी मलेबिलिटी क्या होती है, वो हाई होती है, ज्यादा होती है। ये हाईली मलेबल है, हाईली मलेबल है। आप घर में देख सकते हो, आपके घर में एल्यूमिनियम फॉइल यूज होता हो, जब अभी हम लोग खाने के पैकेट वगैरह हो उन्हें पैक करना हो, या फिर बहुत सारे और भी पर्पज के लिए हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। तो बताओ, एक एल्यूमिनियम मेटल है, उसको हमने पतले थिन शीट में हमने कन्वर्ट कर दिया, इतना थिन शीट की जिससे हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, इजिली फोल्ड कर रहे हैं। क्या किसी भी मेटल को इजिली फोल्ड करना पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल तो हुआ ना जब उसमें प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी, और मैलेबिलिटी के कारण हमने उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया, और वो थिन शीट में कन्वर्जन की वजह से हम लोग उसे जनरल लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मैलेबिलिटी है। तो उसका हम लोग क्या, मैलेबिलिटी का हमें फायदा मिल रहा है, जिसके चलते हम लोग किसी मेटल को जो है वो यूज कर पाते हैं। हम लोग बहुत सारा चीज बनाते हैं, जैसे कि हम लोग घरेलू यूज में भी छत के ऊपर जो सिक्स बना होता है, बहुत सारे सिक्स मेटल के भी बने हुए हैं, ठीक है। तो इन जगह पे भी हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया मैलेबिलिटी। इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन वगैरह जो भी है, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग डेफिनेशन और क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करेंगे, और सारा जो आपका नोट्स, पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है वो मिल जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे आपका काम यही है कि एक एक प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। जैसे कि मैलेबिलिटी क्या है, ये मैंने समझाया, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिए। एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मेटल्स होंगे, बट ये हाईली मेलेबल है, इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ पर मेंशन किया है कि एल्यूमिनियम हो गया, एयू और एजी जो है वो हाईली मेलेबल है। इनकी मैलेबिलिटी क्या है, वो ज्यादा है। इनका थीन जो शीट जो है वो हम लोग इजीली मतलब कि ज्यादा बना सकते हैं। इन्हें ज्यादा थीन शीट, इनकी जो ज्यादा थीन, ऐसे नॉर्मली आप देख सकते हो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का फॉइल बना दिया आपने, आयरन का फॉइल बनाया वो उतना पतला नहीं देखा होगा। जैसे कि एयू है, गोल्ड है, गोल्ड को हम लोग थीन से थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ज्वेलरी वगैरह हो गया, कुछ भी बनाने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके चलते ये हाईली मेलेबल कहे जाते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा डक्टिलिटी, ठीक है, जिसे हम लोग कह रहे हैं क्या, मेटल जो हमारा क्या होता है वो डक्टाइल होता है, ठीक है। अब डक्टाइल क्या होता है, डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसा कि हमने पढ़ा कि मेलेबल में क्या होता है, तो हम लोग मेलेबल में वहां पे मेटल का शीट्स में कन्वर्जन कर रहे थे, यहां पर हम लोग मेटल को वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम किसी भी मेटल को, ठीक है, अगर हम किसी मैटर को थिन वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, किसी भी मैटर का हम लोग थिन वायर बना पा रहे हैं, मतलब थिन मतलब पतला, जैसे हम लोग नॉर्मली जो वायर यूज करते हैं उस टाइप से, तो वो हम कहेंगे कि वो हमारा मेटल क्या है, वो डक्टाइल है, ठीक है, वो मेटल हमारा डक्टाइल हो जाएगा। और वायर हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो यूज करते हैं, किस किस मेटल का वायर यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग जो घर में घरेलू वायर जो हमारा था वो एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। एयू और एजी में होगा, बट उसका वायर हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हाईली मेलेबल जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, कॉपर, सॉरी हाईली डक्टाइल जो होता है हमारा वो हमारा होता है कॉपर, और वापस से फिर वही एल्यूमिनियम, एजी, ये सभी एयू जो होता है, ठीक है। एयू तो बहुत ज्यादा होगा, एयू के 10 ग्राम से किलोमीटर रेंज का हम लोग वायर बना सकते हैं, इतना होता है एयू मेलेबल, सॉरी डक्टाइल, ओके। तो मेलेबिलिटी है तो डक्टिलिटी भी है, मतलब एक ही चीज है, बट यहाँ पे है कि थिन वायर बना रहे हैं हम लोग, और मेलेबिलिटी में हम लोग शीट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारे हाईली डक्टाइल होते हैं, ठीक है, ये हाईली डक्टाइल है, हाईली है डक्टाइल, ठीक है। तो अब मेलेबिलिटी भी समझ में आ गया, डक्टिलिटी भी आ गया समझ में। अब हम लोग करते हैं कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। तो कंडक्टर को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज आपको बता दूं, कंडक्टर के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं यहाँ एक नीचे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। कंडक्टर, तो जो मेटल्स होते हैं हमारा वो कंडक्टिंग नेचर होते हैं, दैट मीन्स कौन सा मैटर कंडक्टिंग होता है, कौन सा मैटर जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, ये क्या है, कैसे हम पहचानेंगे? दैट मैटर which allows the current to flow through it, that means कि वो मैटर जो अपने थ्रू, अपने में से होकर, मेरे में से यहां से एंटर किया, नीचे से निकल गया, अपने में से होकर करंट को पास करने दे, तो वो क्या होता है, हमारा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने में से करंट को पास होने देते हैं। क्यों होने देते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज हमारा जो मेटल है उसमें
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो सेल्स में मूव कर रहे हैं, जो फ्री है, मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण हमारा जो मेटल है उसके अंदर से करंट फ्लो करता है। जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का हमारा जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर नॉन मेटल में अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसके पीछे यही रीजन है कि उसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहां पे करंट फ्लो करेगा और वो मैटर जो होगा वो कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये हमें याद रखना चाहिए। ये हमारा जो कंडक्टर कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या लेना, कंडक्टर जो होता है वो हमारा मोस्टली जो मेटल है, वो कुछ एक्सेप्शन है, बाकी मोस्टली मेटल जो है हमारा वो क्या कंडक्टर है, ठीक है। जैसे कि अब कंडक्टर में भी आप लोग वो कर सकते हो कि क्या है, जो भी हम लोग CU हो गया, AL हो गया, ठीक है, सब आपका AU AG जो भी है, तो जिनका मैं ये एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज कॉपर वायर का हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम वायर का यूज करते हैं, गोल्ड वायर का तुम लोग नहीं करते हो, मैं करता हूँ यूज, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये कॉपर वायर कंडक्टर है, तभी तो घर में करंट फ्लो हो रहा है, जो पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, AC चल रहा है, सब कुछ इसके वजह से ही हो रहा है, ठीक है। AL क्या है, एल्यूमिनियम वायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंडक्टर, और सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, जैसे वो चीज हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो एक बार, फिर आगे हम लोग देखते हैं आगे और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसको आप एक बार नोट कर लो कुछ एग्जांपल, फिर हम लोग आगे तो देखते हैं। ठीक है, नोट हो जाएगा आप लोगों का कंडक्टर वाला, ठीक है। तो हमने सब कुछ तो कंडक्टर के बारे में पढ़ा कि मेटल जो होता है हमारे वो क्या है, कंडक्टिंग नेचर है। अब हम लोग एक चीज ये समझेंगे कि आपने सुना होगा कि जो हमारा बल्ब होता है उसमें हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। आप पूछोगे क्या टंगस्टन कंडक्टिव नहीं, ठीक है। टंगस्टन जो है वो क्या है, कंडक्टिव नहीं है, बिकॉज उसमें तो करंट फ्लो कर रहा है, और वो अगर कंडक्टर है तो जैसे कि उसका वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टिंग होगा तो उसमें उसका कोलैप्स हो जाना चाहिए था बल्ब, ठीक है। क्यों होता है, तो हमारे पास एक होता है गुड एंड बैड कंडक्टर, ओके। तो अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने आपको डक्टिलिटी मेलेबिलिटी में बताया कि हाईली मेलेबल हाईली डक्टाइल कौन से है, तो एक मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक होता है हमारा टंगस्टन, टंगस्टन हो गया, एक होता है हमारा लेड TB, ठीक है, और एक होता है हमारा बिस्मथ। ये तीन जो मेटल है ना हमारे, ये तीन मेटल वो हमारे क्या है कि इसको क्या बोलेंगे, मैं कंडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है, लो कंडक्टिव इन नेचर, ठीक है। इनका कंडक्टिव बस ये नहीं याद रखना है। ज्यादा किसका होता है, तो ज्यादा फिर वही हमारा सिल्वर का हो गया, CU का हो गया, AG का हो गया, ओके, और आपका एल्यूमिनियम का हो गया, इन सभी के ज्यादा होता है। ये हमें भी याद रखना है, टंगस्टन लाइट और इसमें जो होता है ये हमारा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और उसके, लेकिन मगर बहुत ही बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे, हमारा सोनोरस क्या होता है और हम लोग रेस्टरस क्या होता है, ये दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अभी। अब देखो सोनोरस आपने देखा होगा आपके स्कूल में, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक बेल आ गई है, पहले के टाइम में जो स्कूल होते थे उसमें हम लोग एक मेटल का एक सीट यूज करते थे, और मेटल का एक मतलब की सीट क्या वो मोटा सा थिक सीट होता था, और उसमें हम लोग घंटी बजाते थे, वही हमारा है सोनोरस, वही उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो साउंड प्रोड्यूस करता है, देन दे आर हीट, जब हम लोग उसे हीट करते हैं, जब मेटल को हम लोग किसी भी चीज से हीट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसके इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल जो है वो प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हीट, जब हम लोग उसे हीट करते हैं, ठीक है। हीट करते मतलब वो गर्म नहीं ठोकते हैं, ठीक है, ये वाला, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, वो हमारा सोनोरस होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जो मेटल का ये प्रॉपर्टी है सोनोरस, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। अब ऐसा तो नहीं है मेटल का थिक लेयर लिए हुए है उसको ठोक रहे तो उतना ही साउंड आएगा, और या फिर पतला वाला नहीं, ये जो है मेटल का जो सोनोरस प्रॉपर्टी होता है ये हमारा दो चीजों पर डिपेंड करता है, डेंसिटी और
टेम्परेचर, ठीक है, डेंसिटी पे और टेम्परेचर पे, ठीक है, ये याद रखना है। डेंसिटी और टेम्परेचर दो ऐसी चीज है जिसपे हमारा मेटल का जो ये सोनोरस प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कितना साउंड प्रोड्यूस करेगा, कितना कम करेगा, कितना ज्यादा करेगा, वो सभी चीज। ओके, अब देखो मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है लस्टरस। आपने देखा कि मेटल जो होते हैं हमारे वो शाइन करते हैं, ठीक है, मेटल जो क्या होते हैं वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। कुछ कुछ मेटल तो बहुत ज्यादा चमकते हैं, जैसे हम लोग गोल्ड को देख लो, ठीक है, तो सिल्वर भी शाइन करता है, बहुत सारे मेटल करते हैं, मतलब मैं ज्यादा कम की बात कर रहा हूं। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो शाइन किया जाता है, इवन इज पॉलिश्ड, अगर हम लोग पॉलिश कर दे तो और अच्छी तरह से शाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ये उनकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी के कारण होता है। मेटल्स में एक ऑटोमेटिकली इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के कारण इसमें एक शाइनिंग होती है, ठीक है। मेटल्स में क्या होती है, शाइनिंग होती है। वैसे एक्सेप्शन भी है, नॉन मेटल्स में भी बहुत सारे नॉन मेटल है जो बहुत सारे में जो है जो शाइन करते हैं, बट मेटल की अप्रॉक्स जो मेटल है वो शाइन करते हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। और इसी मेटल की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्टरस, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टी टू शाइन। व्हेन द पॉलिश, जब उन्हें पॉलिश किया जाता है तो वो शाइन करते हैं, ठीक है, मतलब धूल वूल वगैरह ऊपर से जमा हुआ तो देखिएगा जब हम लोग उसे साफ कर देंगे, पॉलिश कर देंगे एक तरह से, तो क्या होता है वो शाइन करने लगता है। ये मेटल की हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। ओके, तो हमारे क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, सोनरस एंड लस्ट्रस, ये भी आप नोट कर लो, ठीक है, डेंसिटी में मेटल्स कैन प्रोड्यूस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसे आप नोट करो। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारा हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस में क्या है, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताया था, फर्स्ट दो प्रॉपर्टी हम लोग ये चलिए याद करेंगे। पहला दो प्रॉपर्टी क्या था वो, पहला दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे डक्टाइल और मेलेबल, ठीक है। तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी कौन से मेटल दिखा सकते हैं, वैसा ही मेटल दिखाएगा ना डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, जो हार्ड इन नेचर हो, ठीक है। अगर किसी का पतला वायर बनाना है, आप ही को पतला वायर बनाना है आपका, तो क्या करना होगा, ठोकना पड़ेगा, सीट बनाना है तो ऊपर से पीटना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो होगा। तो अगर आप स्ट्रांग हो गए तभी तो मैं आपको पीट कर पतला सीट बना सकता हूँ, ठीक है। तो जो हार्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है, वैसा मेटल जो हार्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है, वही डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी शो करते हैं। ओके, तो जस्ट इसका अपोजिट अगर हम लोग बोले कि वैसे मेटल जो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी को शो नहीं करते हैं, दैट मीन्स वो मेटल जिनका ना तो थिन शीट बनाना पॉसिबल है और ना ही थिन वायर, जिन्हें ना तो हम शीट बना सकते हैं ना ही वायर बना सकते हैं, तो वैसे मेटल क्या है, इनमें हार्डनेस है ही नहीं, वो हार्ड इन नेचर नहीं होते। लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हार्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। तो हार्डनेस क्या होते हैं, हम लोग इसमें ये क्या करते हैं कि दोज मेटल्स हु आर मलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है, जो कि मलेबल भी है, मलेबल एंड डक्टाइल दोनों है। अगर कोई मेटल में हमारा मलेबल भी है और डक्टाइल भी है तो दैट मीन्स कि वो हार्ड इन नेचर है, उसमें हार्डनेस है, ठीक है, वो हार्डनेस है, तभी वो मलेबल भी है और डक्टाइल भी है। और जिसमें ये दोनों नहीं होगा वो हार्ड कहां से होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे कि हमने दो मेटल्स का नाम मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम 11 19, ठीक है। ये दोनों क्या है कि ना तो हम सोडियम का थीन वायर बना सकते हैं, ना ही पोटेशियम का हम लोग थीन वायर बना सकते हैं, ना तो इनका सीट बना सकते हैं ना ही इनका सीट बना सकते हैं, ठीक है। सोडियम का भी क्या है, वायर बनाना पॉसिबल नहीं है, पोटेशियम का भी वायर बनाना पॉसिबल नहीं है, ना ही सीट बनाना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो यानी कि इसमें इन दोनों में मलेबिलिटी और एंड डक्टिलिटी दोनों ही नहीं है, ना तो मलेबिलिटी है ना डक्टिलिटी है। हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैसे दो मेटल्स का नाम बताएं जो ना तो मलेबल है ना ही डक्टाइल है। एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम याद रखना, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि हमारा सोडियम और हमारा पोटेशियम ना तो मलेबल है ना डक्टाइल है। और तीसरा क्या हो गया, जो हार्ड इन नेचर नहीं है, दैट मींस सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है हमारा इस केस में, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये मोस्टली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। अगर हम लोग इसको ओपन इन नेचर मतलब ओपन रूम में रख दें तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करकर बर्न कर देंगे, ठीक है।
इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में रखा जाता है, ये याद रखना है। ओके, इन्हें ताकि ये रिएक्ट ना करें, इन्हें हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, न कि ओपन जगह में। अगर ओपन में हम लोग रखें तो ये क्या करते हैं, वो रिएक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन से और बर्न कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हार्डनेस वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये मेलेबिलिटी हार्डनेस को जो है उसको हमने मेलेबिलिटी और डक्टाइल से कनेक्ट किया है, इसको अच्छी तरह से समझिए और नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग देखते हैं आगे। नोट कीजिए।